स्वागत है आपका अदाई व्लॉग्स में, जहां हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। लास्ट टाइम हमने बात करी न्यूरो डाइवर्जेंस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और एस्पर्जर्स की। इसके बारे में और जानकारी लेनी हो, क्लिक पे लो। हमें बात समझ में आती है कि हम सब में एक यूनिकनेस है। हमारे ब्रेन्स अलग अलग तरह से काम करते हैं, हमारे अपने स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी अपनी वीकनेसेस हैं। ये बात हम सबको समझनी ज़रूरी है। हम इतना कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से और इतना फोर्स करते हैं एक दूसरे को, ऑलमोस्ट एक भेड़चाल की तरह के सबने ऐसे ही करना है, सबको यही आना चाहिए, सबको ऐसे ही करना है। उस कारण से हम अपनी एम्पैथी को खो देते हैं। इसीलिए समाज में अब ज़्यादा बात हो रही है कि हम कैसे इंक्लूसिविटी की तरफ जाएं। आई वांट टू आस्क यू सचिन कि हम जो न्यूरो डाइवर्जेंस की बात कर रहे थे, पर जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, जहाँ पे पहले जो हम एस्पर्जर्स की बात करते थे वो भी इसका हिस्सा है, तो वो कॉजेस क्या होते हैं, हमारे ब्रेन में क्या होता है? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में वजह एक ठोस सिंगल कारण नहीं है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट हैव बीन सीन। जेनेटिक्स का डेफिनेटली रोल है, लेकिन एक सिंगल जीन या सिंगल वजह की वजह से कोई एबनॉर्मेलिटीज आते हैं ऐसा नहीं है। काफ़ी अनक्लियर पिक्चर है। ये चीज़ डेफिनेटली देखी गई है कि बॉयज़ में खासकर ऑटिज्म एंड एस्पर्जर्स होने की संभावना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है इनफैक्ट। द अदर थिंग दैट इज ऑल्सो सीन इज दैट पेरेंट्स का एज एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, खासकर फादर का एज अगर ऑन द हायर साइड है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट हैज बीन सीन, जहाँ पर बच्चे में ऑटिज्म होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। सो फादर्स एज और बोथ पेरेंट्स एज? फादर्स पर्टिकुलरली हैज बीन सीन। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी के टाइम पर दी जाएगी, फॉर एग्जांपल वेल्प्रोएट है या थैलिडोमाइड है, जिस चीज़ की वजह से बर्थ डिफेक्ट्स बच्चे में होंगे, ये देखा गया कि इन दवाइयों की वजह से भी ऑटिज्म बच्चे में होने की कुछ संभावना ज़्यादा रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के समय, जैसे कि प्रीमेच्योर लेबर या फिर लो बर्थ वेट है बच्चे में, और एल्स एक दूसरी चीज़ भी देखी गई है कि अगर सिबलिंग में भी ऑटिज्म देखा गया है तो आने वाले दूसरे बच्चे में भी ऑटिज्म होने की चांसेस ज़्यादा होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर थिंग दैट इज ऑल्सो सीन, जिसका जेनेटिक रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कि अगर बच्चों में किसी तरीके के स्पेसिफिक जेनेटिक कंडीशंस है तो ये देखा गया है कि इन बच्चों में ऑटिज्म होने की संभावना भी रहती है, जैसे किसी तरीके के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। सो ऑटिज्म एज यंग एज 3 years ऑफ एज में आइडेंटिफाई हो सकता है। ज़्यादातर डायग्नोसिस 5 to 7, 5 to 9 years की एज में होता है। हमने ये समझा कि कोई स्पेसिफिक रीज़न अभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि क्यों ऑटिज्म स्पेक्ट्रम हो रहा है। हम अब आगे चलते हैं और ये फिगर करने की कोशिश करते हैं कि हम अप्रोच अपनी क्या लाएंगे। हमने आइडेंटिफाई किया कि एक यंग पर्सन को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, तो व्हाट इज इट दैट वी कैन डू, क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? सो मीमांसा, आप बताइए कि फ्रॉम द साइको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या वेरियस मोडालिटीज हैं, क्या अप्रोच होती है दैट कैन हेल्प चिल्ड्रन? अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस अगर हम टर्म समझें तो कुछ ऐसे बिहेवियरल स्किल्स जो बच्चे में लैकिंग है बिकॉज ऑफ सोशल डेफिसिट एस्पेक्ट, हम उस बिहेवियर को सिखाते हैं एंड उसका एप्लीकेशन इन रियल लाइफ कैसे हो सकता है वो हम बच्चों को सिखाते हैं। सो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, अप्लाइंग दैट बिहेवियरल चेंज इन रियल लाइफ सिचुएशंस, जहां हम फोकस कर रहे हैं सोशल कम्युनिकेशन रिलेटेड बिहेवियरल डेफिसिट्स को, राइट? एब्सोल्युटली। एक एग्जांपल अगर हम देखें जो सोशल स्किल्स ट्रेनिंग का पार्ट भी है, क्योंकि इन बच्चों में थिंकिंग रिजिडिटी होती है, पर्सपेक्टिव टेकिंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो अगर हम सोशल थिंकिंग एलिमेंट की बात करें तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन या सिनेरियो के क्या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, हम ये चीज़ बच्चों को सिखाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल, जहाँ पर फाइन मोटर, मूवमेंट, बॉडी बैलेंस, अगर स्पीच या लैंग्वेज रिलेटेड कंसर्न है सो वहाँ पर उन एक्सपर्ट्स का रोल आ जाता है। एजुकेशन में स्पेशल एजुकेशन का रोल, पढ़ाई में गोल सेटिंग करना, इवन दो द एकेडमिक एस्पेक्ट इज गुड, इंटेलिजेंस इज एब्सोल्युटली नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, हाई फंक्शनिंग की हमने बात करी है, लेकिन अगेन वहाँ पर
रिजिडिटी, इंटरेस्ट इन इंटेंसिव इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो बाकी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं. सो वहाँ पर उनको ये समझाना कि ये एक गोल का एस्पेक्ट है, अपनी एजुकेशन में वो वाली चीज़ों को भी लेकर आना. और साथ ही साथ जैसे वो बड़े होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का रोल. वो किस लिए? क्योंकि अगर सोशल एस्पेक्ट में हम देखें, इन बच्चों में कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इफेक्ट होता है. नेगेटिव थिंकिंग अबाउट सेल्फ डेवलप होना शुरू हो जाता है. आई हैव बीन लुक्ड डाउन अपॉन, आई एम एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप. सो उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कैसे बिल्ड करें, उनके स्ट्रेंथ्स पे हम फोकस करते हैं, उनको अगेन सिखाते हैं व्हाट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सोशल लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड. सो इन सारी चीज़ों का कोलैबोरेशन जो है धीरे धीरे विद एज अप्रोप्रिएट एस्पेक्ट ज़रूरी है. एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है इसमें, गिवन द फैक्ट दैट ये एक एस्पेक्ट है विच इज़ गोइंग टू बी देयर लाइफ लॉन्ग. Child needs an anchor in their life to be able to keep going back, which means either a parent or a therapist becomes that person, because इन बच्चों के पास अलग अलग challenges आएंगे अलग अलग लाइफ में. ऑक्यूपेशनल, जब वो काम करना शुरू करते हैं वो अदर चैलेंजेस होंगे, जब स्कूल में होते हैं तो अदर चैलेंजेस होंगे. सो उन चैलेंजेस को कैसे डील करना है इन अ सोशल सेटिंग, फॉर दैट अ चाइल्ड मे नीड एन एंकरिंग इन दैट सेंस. सो थेरेपी में भी लॉन्ग टर्म इज व्हाट वी आर लुकिंग एट ओवर हियर. हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं, जहाँ पे हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं. पीपल डोंट लाइक मी, पीपल लुक डाउन अपॉन मी. हम हेल्प करते हैं उनको कि इसको आप समझिए, इसमें बदलाव लाइए, कि आप अपने बारे में हीन भावना ना लाएं. हम हेल्प करते हैं कि स्ट्रेंथ्स को रिकग्नाइज करिए. मैंने शुरू में भी कहा था, हम सबकी स्ट्रेंथ होती हैं, हमारी वीकनेसेस होती हैं. हम वीकनेसेस पे काम कर रहे हैं, पर बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ रिकग्नाइज कराना जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए. स्किल बिल्डिंग करनी है. स्किल्स अलग अलग किस्म की होती हैं, चाहे वो सोशल कम्युनिकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हो, इंटरपर्सनल की तरफ हो. इस पे और साथ में उनकी इमोशनल डेवलपमेंट कैसे कर सके, कि जो उनका इमोशनल कोशेंट है उससे वो कैसे एक उनका कॉम्पिटेंसी लेवल, सोशल कॉम्पिटेंसी, इमोशनल कॉम्पिटेंसी में कैसे हम बढ़ोतरी ला सके. यंग बच्चों में ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी रोल है, चाहे वो उनकी फाइन मोटर स्किल्स के लिए हो, उनके बॉडी बैलेंस के लिए हो. और मुझे लगता है कि पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत रोल है. मीमांसा ने एंकरिंग की बात करी, तो चाइल्डहुड में एंकरिंग पेरेंट से बेहतर कौन दे सकते हैं. सो वो पेरेंट की जो एंकरिंग है, जो बच्चों को हेल्प करती है, खास करके जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं स्कूल में, हम बाकी एक्सपोजर में, वहाँ उसका बहुत रोल है. और अडल्ट्स में क्योंकि ये ट्रेट्स कंटिन्यू रहेंगे, सो इसलिए ये ज़रूरी है कि अडल्टहुड में भी सही, आई मीन द कंटिन्यूटी ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ये ज़रूरी नहीं है कि सबने थेरेपी लेनी ही है और हमेशा लेनी है, पर हाँ ये ज़रूर है कि क्योंकि हम एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो वो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन लॉन्ग टर्म होता है. सचिन, हमने बहुत सी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस की बात करी, दवाइयों का कोई रोल यहाँ पे? जी, जैसे कि हमने अभी देखा था, पर्टिकुलरली जैसे उम्र बढ़ती है, एक प्रकार का सेल्फ अवेयरनेस आ जाता है कि हम में किसी प्रकार की कमतरता है, या हमें वी आर लुक डाउन अपॉन बाय अदर्स. एक प्रकार का डिप्रेशन या एंग्जाइटी रिलेटेड सिम्टम्स इनमें डेवलप हो सकते हैं. सो काफ़ी समय इन बच्चों को इन चीज़ों को डील करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट्स की सहायता भी लेते हैं. इसके अलावा क्योंकि ऑटिज़म जो बच्चों को होता है, इनको इमोशंस रेगुलेट करने के लिए डिफ़िकल्टी होते हैं. काफ़ी बार इन बच्चों में चिड़चिड़ापन या फिर गुस्सा, काबू में न रहना, जिस वजह से एग्रेशन के एपिसोड्स, या इवन सम चिल्ड्रन हु हैव ऑटिज्म आर प्रोन टू डेवलपिंग साइकोटिक सिम्टम्स एज वेल, जहाँ पर उन्हें वहम हो सकता है और दे लूज टच विथ रियलिटी. ऐसे समय हम एंटीसाइकोटिक्स की भी यूटिलाइजेशन करते हैं. पर ये जो हम सारी बात कर रहे हैं, सो वी आर नॉट सेइंग वी आर गिविंग मेडिसिन ऑटिज्म के लिए. बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि अगर कोमॉर्बिडिटी हो रही है, चाहे वो डिप्रेसिव हो, एंजाइटी हो, साइकोटिक फीचर्स हो, इंसोम्निया हो, एंगर इरिटेबिलिटी हो, तब उसके लिए यूज करते हैं, बट नॉट फॉर द इलनेस पर्सन. यस, दैट्स व्हाई मेडिकेशंस विल नेवर बी अ लाइफ लॉन्ग पार्ट की ऑटिज्म है, इसलिए हमें ये दवाइयाँ लगने वाली है. जब वो फेज आ जाए, जब वो एक डिप्रेशन वाला एपिसोड आ जाए या ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, उस समय हम टेम्पररीली यूटिलाइज करते हैं. सचिन, एक बात बताओ, हम फिल्मों की बात करते हैं, एस्पर्जर्स यूज बहुत होता है, अभी भी होता है, और एस्पर्जर्स बीमारी आज की तारीख में नहीं है, राइट? यस, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम.
बट एस्पर्जर्स का पोर्ट्रेयल होता है, मीडिया में होता है. सो मीडिया का जो पोर्ट्रेयल है खास करके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को लेके, वो तुम्हारे हिसाब से हाउ इज इट इंटरफियरिंग in our ability to bring inclusivity? I think media portrayal in general tends to go in the direction of over dramatization. So काफ़ी बार वो चीज़ exactly opposite होता है inclusivity के comparison में, because हमें rather ये अप्रोच होना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनके क्या स्किल्स है या उनके क्या डेवलपमेंटल capabilities hai which are much more or better than other individuals, which are considered as neurodevelopmentally so called normal. So ऐसे केस में it becomes very important to have a very diverse and a very science informed approach मीडिया की तरफ से, ताकि वो सेंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन होता है वो चीज़ को टैकल करे. हम जब स्कूलों की भी बात करते हैं, सो बहुत से प्रोविजंस हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. बच्चों को हमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट देने की ज़रूरत है, उनकी अटेंडेंस में थोड़ी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, एग्जेम्पशन फ्रॉम सेकेंड लैंग्वेज, रीडर, प्रॉम्प्टर, स्क्राइब, कॉम्पनसेटरी टाइम एग्ज़ाम में, लुकिंग एट स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल के ग्राउंड फ्लोर में अगर क्लास है तो मुमकिन है स्किल बेस्ड ऑप्शंस हम उनको दें, प्लेग्राउंड, फिजिकल एक्टिविटी, इसका जो रोल है वो भी करने की ज़रूरत है. ये हम बात करते हैं जैसे कि हम स्कूलों में क्या प्रोविज़न दे सकते हैं. टेल मी वन थिंग, दैट हाउ डू वी मेक वर्क प्लेसेस इंक्लूसिव व्हेन इट कम्स टू पीपल ऑन द स्पेक्ट्रम? आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होता है सेंसिटाइजेशन. सो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में कंडक्टिंग सेमिनार्स या ओपन डिस्कशंस, ताकि लोगों को न्यूरो डाइवर्सिटी एंड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में जानकारी हो. मेकिंग देम अंडरस्टैंड द एंटायर कंसेप्ट कि जब हम ऑटिज़म या इन तरीके की चीज़ों के बारे में बात करें तो ये एक तरीके की बीमारी नहीं है. इट कैन ऑल्सो बी एन एसेट टू द कंपनी, बिकॉज एक दूसरे नज़रिए से या दूसरे तरीके से अगर एक इंडिविजुअल आपके सिचुएशंस को या आपके कंपनी के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एक अलग नज़रिया दे सकता है, तो ऐसे केसेस में इट कैन एक्चुअली बी अ प्लस पॉइंट फॉर द कंपनी. सो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैपन्स that is required is a kind of sensitization followed by a more atmosphere towards positivity and inclusivity. So positivity inclusivity की बात कर रहे हैं, लाइफ स्किल्स की बात कर रहे हैं, हमने बात करी पेरेंट्स एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ थेरेपी. स्कूल लेवल पे मीमांसा IEP क्या हो सकते हैं विच कैन बी बेस्ट फॉर चिल्ड्रन विद द स्पेक्ट्रम? So, मैं 2 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करती हूँ. एक तो मुझे लगता है कि स्कूलों में मेंटल हेल्थ करिकुलम to increase the sensitivity aspect about mental health related illnesses वो होना बहुत ज़रूरी है. साथ ही साथ unbiased training so that जो हमारा स्कूल कल्चर है वहाँ पर अगेन peer sensitivity towards each other वो भी हो, वो वाली एस्पेक्ट भी आना चाहिए. अब हम आते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान पे, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम हेल्प करते हैं बच्चों के लिए विद दीज चिल्ड्रन ऑन मेंटेनिंग अ रेगुलर रूटीन. कैसे वो अपने स्टडी पे फोकस कर सकते हैं, कैसे स्टडी प्लान्स बनने चाहिए, माइलस्टोन गोल्स कि माने कि आपको ये गोल दिया गया है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना स्कोर या इतना पढ़ने की ज़रूरत है. अगेन दिस इज़ टू हेल्प देम अंडरस्टैंड दैट लाइफ स्किल्स में देर आर मेनी एस्पेक्ट्स दैट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड टू एड्रेस देयर रिजिडिटी इन जस्ट वन एरिया. देन उसके साथ हम देखते हैं सोशल स्किल्स. सो पीयर ग्रुप में, पीयर एस्पेक्ट में सोशल स्किल्स की अप्लाइड ट्रेनिंग वो हम कैसे कर सकते हैं. एंड साथ ही साथ सेल्फ कंट्रोल टेक्निक्स कि वो अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें, कैसे अपने एंगर को, इरिटेबिलिटी को मैनेज करते हुए अपने सोशल इंटरेक्शन को ज़्यादा हेल्दी बना सके. हमने बहुत से पहलुओं पे बात करी. मीडिया का क्या रोल है, हमने बात करी स्कूल पे पॉलिसी लेवल पे क्या हो सकता है, हमारी अप्रोच में क्या फ़र्क आ सकता है, एजुकेशनल बोर्ड्स एग्जामिनेशन और एकेडमिक्स रिलेटेड क्या नॉर्म्स में बदलाव ला सकते हैं, सेंसिटाइजेशन की जो ज़रूरत है, वर्क प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं. इंक्लूसिविटी तभी आएगी अगर हमारे अंदर जेन्युइन एम्पैथी हो, अगर हमारे अंदर एक अवेयरनेस हो, इंसाइट हो. और इसके लिए हमें इस तरह की चर्चाएं चालू रखने की ज़रूरत है.
ये कॉन्वर्जेशन चालू रहे, बढ़ती रहे, जिससे कि हमारे अंदर एक संवेदनशीलता आए और हम सही माने में इक्विटी, इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी अपनी लाइफ में ला पाए। आप सुन रहे हैं अदायु लॉग्स, जहाँ पे हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।